जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक की हमने टेस्ट सीरीज़ देते आए हैं। आज से कुछ डेमो क्लास आपको मिलेंगी। उस डेमो क्लास ये आपकी 20 तारीख तक आपको लगातार इस तरह से 19 तारीख तक आपको लगातार मिलती रहेंगी और 20 तारीख से मेरी ऑनलाइन पेड क्लास शुरू होगी। तो जिन दोस्तों को हमारी ऑनलाइन पेड क्लास करनी हो वो मेरे व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेंड करके पूछ सकते हैं और डेमो क्लास देख के वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए आज से शुरू करते हैं। डेमो क्लास की पहली शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका जो समय मानते हैं हम लोग वो 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, ये सिंधु सभ्यता का समय, यही एक्चुअल समय माना जाता है। और इसी एक्चुअल समय को ही हम लोग यही आगे जब आपको काल निर्धारण बताएंगे तो आपको बताएंगे कि उसने क्या कहा है। लेकिन आज से हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। लेकिन सिंधु सभ्यता शुरू होने से पहले तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सिंधु का जो मामला है वो सिंधु नदी जुड़ा है। तो नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते क्या है। ये हमारी ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी है। अब सिंधु और उसकी सहायक नदियां इसे निकली हैं। तो इससे नीचे एक नदी निकली है, सतलज नदी। उसके बाद यहां से इसी से कट करके एक निकली है रावी नदी। रावी से निकली है चिनाब नदी। चिनाब के बाद यहां से ये झेलम नदी। और इसी के ऊपर एक और नदी निकलती है, वो है आपकी व्यास नदी। हमें सिर्फ ये ज्योग्राफियल नहीं, हमको ये समझाने का प्रयास किया है आपको कि नदियां सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। वो आप देख सकते हो कि सिंधु की सहायक नदियां सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। हम इन सहायक नदियों के बारे में आपको आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनका नाम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये नदियां कौन कौन सी। सिंधु नदी, ये सतलज, ये सब सिंधु से निकल रही हैं। ये सभी सिंधु नदी हैं, ये जितनी हैं ये सब सभी सिंधु नदी हैं। तो सिंधु नदी से ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आइए, दिमाग में सबसे पहले ये उठता है कि सभ्यता का उदय कब हुआ। ये इसकी जानकारी किसी भी इतिहासकार को नहीं मिल सकी, लेकिन इतनी अवश्य जानकारी प्राप्त हुई जितनी भी सभ्यताएं उदय हुई हैं वे सब नदी घाटी के पास ही उदय हुई हैं। जैसे जैसे दजला फरात की घाटी में जो सभ्यता उदय हुई है, बेबीलोन सभ्यता, ये सभ्यता कहाँ थी? मेसोपोटामिया में थी। मेसोपोटामिया, ठीक है। इसका आधुनिक नाम है इराक। क्लियर? मैंने बताया कि दजला फरात की घाटी में बेबीलोन सभ्यता, जिसका ये सभ्यता मेसोपोटामिया में है, जिसका आधुनिक नाम इराक है। इसी तरह से नील नदी घाटी में, नील नदी की घाटी में जो सभ्यता उदय हुई वो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। ये आपकी मिस्र में ही है। इसी तरह से सिंधु नदी की घाटी पर जो सभ्यता उदय हुई उसके हम सिंधु सभ्यता
और ये सभ्यता हमारी जो उदय हुई है वो कहाँ उदय हुई है? भारत में उदय हुई है। यानी इसी प्रकार सिंधु नदी घाटी पर यानी सिंधु नदी के पास जो सभ्यताएं उदय हुई उसको हम सिंधु सभ्यता, इसको हम भारत में कह सकते हैं, यानी भारत में। तो इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्य कालीन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इस सभ्यता को इंडो सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को बृहत्तर भारत की सभ्यता भी कहते हैं। तो इतनी सभ्यताओं को इस सभ्यता के नाम से जाना आता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्या कहते हैं और सिंधु सभ्यता को इंडस वैली भी कहते हैं। तो इंडस वैली भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। इंडस वैली में सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी पर भी क्वेश्चन पूछा गया। हड़प्पा पूछा गया है। कांस्यकालीन सभ्यता क्या कहते हैं, यानी इन पर भी जो इन सभ्यताओं को बोलते हैं, इन सभ्यताओं के नाम पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो आइए हम इस सभ्यता के बारे में जानते हैं कि सभ्यता को परिभाषाएं इसकी क्या क्या है, कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता। नंबर 1 हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता। जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, ये सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में, अभी सहायक मैंने पीछे आपको बताया, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस सभ्यता का नामकरण यानी सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है, इसका नामकरण 1922 में इसका नामकरण किया गया था। यानी सिंधु सभ्यता का नामकरण 1922 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान के अतिरिक्त सिंधु घाटी में भी बहुत सारे स्थल प्राप्त हो रहे थे, तब इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण 1931 में हुआ था। अभी जब हम आगे डिटेल बताएंगे और समझाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण 1931 में हुआ था। इसी तरह से इस सभ्यता को हम कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में पाषाण वाले औजारों के साथ साथ, पाषाण मतलब पत्थर, यानी पाषाण वाले औजारों के साथ साथ इस सभ्यता के जो लोग थे, निवासी थे, वो कांस्य धातु का अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को हम कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। कांस्यकालीन यानी ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे। यानी कांसा कैसे बनता था? कांसा जो बनता था वो तांबा प्लस टिन, तांबा और टिन मिला करके ये कांसा तैयार करते थे। यानी ये मिश्रित धातु बनाना जानते थे। और कांसा जो बनाते थे उसमें जो 3:1 यानी 3 भाग जो होता तांबा होता था और 1 भाग टिन होता था, इनको मिला करके हम कांसा ये लोग तैयार करते थे और कांसे के ये लोग औजार भी बनाते थे। इसलिए सभ्यता को हम कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगला क्या है? अगला है हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं?
जैसे कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ऐसा नहीं, सबसे पहले तो स्थल प्राप्त हो गया तो शुरुआत में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख देना चाहिए था। तब इसका नाम जो है हड़प्पा नहीं बल्कि इसका नाम रखा गया था सिंधु सभ्यता। फिर इसका सिंधु घाटी की सभ्यता, कई नाम इस तरह आते रहे, लेकिन अंत में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से क्यों जानते हैं, आइए आज जान ले हम लोग। इसलिए जानते हैं कि जब सिंधु सभ्यता के स्थल पूर्व से लेकर के यानी यहाँ उत्तर से लेकर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जब स्थल प्राप्त हो गए, तब विद्वानों ने सोचा अब इसका नाम क्या रखें। एक बार इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया, एक बार इसका सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, काशकालीन सभ्यता भी कहा गया। तो अंत में इस सभ्यता का नाम यानी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण स्थल प्राप्त होने के बाद विद्वानों में यानी पुरातत्व विज्ञान में यह नियम है या परिपाटी है कि जो सबसे पहले स्थल प्राप्त होगा उसी के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा, और इसीलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। तो इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्थल प्राप्त हुआ था, लेकिन ये नाम तब हुआ था जब पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक स्थल प्राप्त हो गए थे, तब इसका नामकरण किया गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे आज्ञा है, इसको इंडो सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। इंडो मतलब है कि हिंदुस्तान, इंडिया, और सुमेरियन मतलब है कि सुमेरियन सभ्यता, जिसको हम बेबीलोन सभ्यता जो मेसोपोटामिया में थी, यानी सिंधु सभ्यता की जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, और वैसी ही वस्तुएं जो हैं हमें मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता या बेबीलोन सभ्यता में हमें ऐसी सादृश्य मतलब हूबहू प्राप्त हुई हैं। इसीलिए ऐसी समानता मिलने के कारण कुछ विद्वानों ने इसे इंडो सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना है, कहा है। तो इसलिए क्यों कहते हैं, यानी इंडो मत सुमेरियन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मिलती जुलती चीजें जो प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसका नाम इंडो सुमेरियन सभ्यता रखा गया है। उसके बाद इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं जो सबसे अधिक कह सकते हो, सबसे अधिक स्थल हमें सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लगभग सरस्वती सभ्यता में कहते हैं कि लगभग यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लगभग 600 स्थल प्राप्त हुए हैं। लगभग 600 स्थल सरस्वती प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। बृहत्तर भारत की सभ्यता, ये एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है M.R. मुगल, यानी मोहम्मद रफीक मुगल ने इसे बृहत्तर भारत की सभ्यता के नाम से जाना है। तो इस तरह से इस सभ्यता की अलग अलग परिभाषा है जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई। खोज, सिंधु सभ्यता खोज किस तरह से हुई, आइए इस पे हम लोग जाने कि किस प्रकार से सिंधु सभ्यता खोज हो गई। जब सिंधु सभ्यता खोज हुई तो वो समय जो था वो अंग्रेजों का काल था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता खोज किस काल में हुई, तो अंग्रेजी काल में हुई, आधुनिक काल में हुई। कहते हैं कि पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी को पार करके आते थे और उनको पार करके जो नीचे के जो क्षेत्र थे, जैसे लुधियाना था, आपका अम्बाला था, इन क्षेत्रों को लूट करके चले जाते थे या अपने अधीन करके चले आते थे। तो ये सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक व्यक्ति भेजा और उसका नाम था चार्ल्स मैसन या मैसोन। ठीक है, चार्ल्स मैसन या मैसोन।
ये 1826 में महाराजा रणजीत सिंह से, ये 1826 में महाराजा, पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था। जब ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब एरिया है, जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ उसने इस तरह से ऊंचे नीचे टीले देखे, तो वो समझा कि लगता है सिकंदर के समकालीन कोई शहर है। फिर महाराजा रणजीत सिंह पर पहुंचा, अपनी जो वार्तालाप की हो, जब वहां से वापस आया तो उसने लाहौर में जो इस तरह के ये टीले उसने कहाँ देखे थे, लाहौर में जो इस तरह के टीले उसने देखे, इन टीला के बारे में उसने स्थानीय लोगों से पूछा। तो स्थानीय लोगों ने कहा कि ये एक उल्टा हुआ टीला है जो पलटा हुआ है, और इस टीले का एक राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था हरियूपी। उस राजा का नाम था, यहाँ इस टीले के राजा का नाम था हरियूपी। ठीक है, उसकी उद्दंडता के कारण ये किला उसका पलट गया है, जो ये वर्तमान में दिखता है। इसीलिए ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चार्ल्स मैसन ने आकर के लोगों को जानकारी दी कि लगता है यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं माना। समय बीतता गया, फिर भारत में रेल सेवा शुरू हुई, और रेल सेवा शुरू, आप सभी लोग जानते हैं कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल सेवा भारत में शुरू हुई, और उसके बाद भारत में अनेक स्थानों पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का ठेका, रेलवे लाइन बिछाने का ठेका दिया गया दो इंजीनियर भाई, जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और प्लस विलियम ब्रंटन। ये दो भाई थे। इन दोनों भाई को रेलवे लाइन बिछाने का ठेका दिया गया। ठीक है, कहां से कहां तक रेलवे लाइन बिछाने का ठेका था? ये लाहौर से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर के रेलवे लाइन बिछाने का इस तरह से ठेका दिया गया कि रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो जब ये जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने, जब ये ठेका इनको मिला, तो इन लोगों ने अपनी जो शुरुआत की वो यहाँ से, लाहौर से इन्होंने अपनी शुरुआत की। अब इनको रेलवे लाइन बिछाने के लिए इनको मिट्टी और गिट्टी की आवश्यकता थी, इसीलिए इन लोगों ने जो लाहौर में ऊंचा नीचा टीला दिखा था उसको खुदवाना शुरू किया। जब खुदवाना शुरू किया तो वहां से उनको कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, और उन वस्तुओं को इन इंजीनियर भाइयों ने यानी ब्रंटन बंधुओं ने इन प्राचीन वस्तुओं को पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षणकर्ता, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षणकर्ता जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में इस स्थान पर आए, और उन्होंने यहाँ से कुछ वस्तुएं जो प्राप्त हुई, तो उन्होंने कहा लगता है यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन किसी ने इसकी बात को नहीं माना। फिर इसके बाद ये यहीं पर 1871 में आए, फिर 1872 में आए, फिर 1875 में आए। ठीक है, 71-72 में यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई थी, लेकिन 75 में यहाँ से जो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, तब इन्होंने ये निश्चित होकर कहा कि यहाँ पर वैदिक से पुरानी, यानी वैदिक उस वक्त नहीं थी, सबसे पहली मानी जाती थी,
वैदिक से सबसे पुरानी जो सभ्यता यहाँ से है कोई, जो इन्होंने 1875 में ये बात इन्होंने सिद्ध किया, और सिद्ध करते ही इन्होंने बाकायदा इन्होंने एक लेख भी लिखा, और उस लेख को उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के रूप में भेजा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट लंदन को भेजा, और उन्होंने ये बात अपनी कही कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन उस समय किसी ने इनकी बात को नहीं माना। लेकिन बाद में सिंधु सभ्यता की जो खोज का जो समय माना गया है वो 1875 में सिंधु सभ्यता खोज माना जाता है, और सिंधु सभ्यता की जो खोज करता है, जो इसके जन्मदाता रूप में जानते हैं, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और इस तरह से समय बीता। जब समय और बीत गया तो यहाँ का वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ये जब वायसराय आया तो इस वायसराय ने 1904 का अधिनियम पारित किया। 1904 का अधिनियम ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुरानी इमारतों को नष्ट करता है या हानि पहुंचाता है तो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना जाएगा, और उसको सजा भी दी जा सकती है। क्योंकि उस समय बहुत सारी जो संस्थाएं थी वो पुरानी इमारतों को तोड़ रही थी, कुछ न कुछ बना रही थी, कुछ न कुछ कर रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस अधिनियम के माध्यम से उस समय की पुरानी इमारतों को या उनको तोड़ने को रुकवा दिया था। ये अधिनियम पारित किया था। इसके साथ साथ लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इन्होंने एक नया पुरातत्व विभाग खोला, और इस पुरातत्व विभाग के निदेशक बनाया जॉन मार्शल। ये इसके निदेशक बने। कब बने? 1905 में ही पुरातत्व विभाग जो खोला गया उसके निदेशक बने जॉन मार्शल। इस तरह से ये एक नया पुरातत्व विभाग जो 1905 में किसके सहयोग से? लॉर्ड कर्जन ने इसे खुलवाया था। किसके सहयोग से? जॉन मार्शल के सहयोग से। इसीलिए जॉन मार्शल को यहाँ का निदेशक बनाया गया। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम अपने उस काम में लगे रहे, ऐसा नहीं कि वो चुप बैठे थे। फिर 1912-13 में अलेक्जेंडर कनिंघम और प्लस जेएफ फ्लीट, इन लोगों ने मिलकर के उस सभ्यता पर फिर एक लेख लिखा, और उस लेख को उन्होंने अब की भिजवाया कहाँ? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उन्होंने इसको लेख भेजा, और उन्होंने यहाँ पर फिर वही बात दोहराई, लेकिन अभी भी कोई ने उनकी बात को नहीं माना। इस तरह समय बीता गया, और तब उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल उस पुरातत्व विभाग के महानिदेशक हो गए थे। इनके निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा। उस स्थल का नाम था हड़प्पा। यानी दयाराम साहनी ने सबसे पहला स्थल खोजा जो रावी नदी के तट पे था। जब हड़प्पा हम पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल आपको हम बताएंगे। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ये पहला स्थल खोजा गया। इसी तरह से इन्हीं के जॉन मार्शल के निर्देश पर 1922 में रखाल दास बनर्जी ने एक नया स्थल और खोजा, और उस स्थल का नाम था मोहनजोदड़ो। यानी 1922 में
मोहनजोदड़ो खोज मिला, 1921 में हड़प्पा मिला। जो हड़प्पा में जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई वैसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो दोनों की वस्तुएं समान रूप से मिलने के कारण जॉन मार्शल और उनके सहयोगियों ने इस सभ्यता का नाम 1922 में सिंधु सभ्यता रखा। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ और हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे प्राप्त हुआ। यानी सिंधु की सहायक कौन सी ये नदी है? रावी है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम 1922 में, जो पीछे मैं परिभाषा बता चुका हूँ, 1922 में इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा। और आगे महानिदेशक जॉन मार्शल ने ये भी कहा, जॉन मार्शल ने ये भी कहा, यदि आगे भी और स्थल मिलते हैं तो इसे हम भारत की सभ्यता नाम रखेंगे। खैर, आगे देखते हैं। 1922 से लेकर 1930 तक लगातार जो है जॉन मार्शल के निर्देश पर लगातार खुदाई होती रही, जिसमें केन दीक्षित, सनाउल्लाह खां, एच.आर. गिरीश आदि जैसे लोग जो हैं वो लोग जो लोगों ने मिलकर के इस सभ्यता खुदाई की। लेकिन 1931 में सरकारी स्तर पर खुदाई का काम, पुरातत्व का काम रोक दिया गया। और इसका कारण क्या था? क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया, इसका कारण थे महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि 1930 में गांधी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के कारण जो है सरकारी स्तर पर उसको काम रोक दिया। लेकिन प्राइवेट संस्था इस पर काम करती रही, यानी निजी संस्थाएं इस पर 1931 में कौन सी? निजी, ठीक है, निजी संस्थाएं इस पर काम करती रहीं। तब 1931 में सिंधु की घाटी में नन्नी गोपाल मजूमदार ने एक नया स्थल खोजा 1931 में, और उस स्थल का नाम था चनहुदड़ो। ठीक है, 1931 में चनहुदड़ो स्थल की खोज की गई। तो पहला, यानी सिंधु की घाटी में पाया जाने वाला सबसे पहला स्थल कौन था? चनहुदड़ो। कब खोजी? 1931 में, और तभी इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद बहुत सारे लोग इसमें खुदाई में लगे रहे और लगातार इसकी खुदाई चलती रही। देश आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी से यानी देश को आज़ादी से पहले, यानी स्वतंत्र होने से पहले, आज़ादी से पहले भारत में केवल 2 ही स्थल खोजे गए थे। एक स्थल का नाम था कोटला निहंग खां। ये स्थल रोपड़ में है। ठीक है, किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे है। सतलज नदी किनारे पाया गया है ये। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। यानी पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर कोटला निहंग खां के स्थल सिंधुकालीन स्थल प्राप्त हुए। भारत के अंदर ये पहला स्थल है जो आज़ादी से पहले खोजा गया था। ये सतलज नदी किनारे। दूसरा कौन सा है आपका? रंगपुर है। ठीक है, ये गुजरात के काठियावाड़ में है। और रंगपुर जो गुजरात के काठियावाड़ में है, ये भादर नदी के तट पर है। तो इस तरह से आज़ादी से पहले, देश स्वतंत्र होने से पहले भारत में केवल 2 ही स्थल खोजे गए थे। इसके बाद भारत में आज़ादी के बाद के खोजे गए हैं, जो आज़ादी के बाद में हैं। यानी आज़ादी के बाद के कौन कौन से ऐसे स्थल हैं? तो आज़ादी के बाद के स्थल है जैसे कालीबंगा, लोथल,
बनावली, ठीक है। इस तरह से ये भारत ने खोजे, लेकिन भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे स्थल खोजे थे। उनमें से पाकिस्तान के जो मुख्य स्थल हैं वो कौन कौन से हैं वो हम जान लें हम लोग। तो कौन कौन से मुख्य स्थल हैं? ऐसे मुख्य स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो आदि। पाकिस्तान, भारत के अतिरिक्त हमें अफगानिस्तान से भी 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, और अफगानिस्तान से 2 जो स्थल प्राप्त हुए हैं, एक स्थल का नाम है सुर्तगोई और दूसरे का नाम मुंडी गाह। मुंडी गाह, तो ये 2 स्थल हैं। लेकिन अभी हमको ये जानना है कि सिंधु सभ्यता के कौन से पश्चिमी, कौन से पूर्वी, कौन से जो है हमारे उत्तरी और कौन से दक्षिणी स्थल प्राप्त होते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सिंधु सभ्यता का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखते हैं। ये पूरब है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। हम भारत का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सिंधु सभ्यता का जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है, उत्तरी दक्षिणी स्थल कौन सा है। इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और ये स्थल यमुना की सहायक नदी, कौन सी नदी? हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है। देख लीजिए फिर से, ये पूर्वी स्थल जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और ये यमुना के सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हम लोग पश्चिम की बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है, उस पूरा स्थल का नाम है सुत कागेंडोर। ये स्थल आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थल में स्थित है, और ये जो स्थल है आपका दाश्क नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर में यानी सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी पूरा स्थल है, उस पूरा स्थल का नाम है मांडा। ये स्थल जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। अखनूर, अब अखनूर कैसे याद रखना है? तो अब जम्मू में शब्द क्या अखरोट बहुत होता है, तो आपको इस तरह याद रखना, अखरोट से अखनूर। तो अखनूर जिले में ये मांडा स्थित है, और ये जो मांडा है आपका, ये किस नदी किनारे है? ध्यान रखिएगा, ये आपका चिनाब नदी किनारे स्थित है। अब बात करते हैं सिंधु के दक्षिणी बात करते हैं, तो सिंधु का जो सबसे दक्षिणी स्थल है, सिंधु का सबसे दक्षिणी स्थल का जो नाम है, उसका नाम है दैमाबाद। कुछ लोग इसको दाइमाबाद भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं दाइमाबाद,
दोनों लिख सकते हैं। तो दायमाबाद या दायमाबाद जो ये स्थल है, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नदी की तट पर ये नर्मदा की सहायक, ये किस नदी में, ये आपका नर्मदा की सहायक परवरा नदी के तट पर है। कौन सा है? परवरा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ ये स्थल? ये स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जिले में, ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ये जम्मू के अखनूर जिले में ऊपर वाला है। तो इस तरह से एक बार ध्यान दें फिर से हम लोग। तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंदन नदी के तट पर स्थित है। और सुतकागेंडोर ये बलूचिस्तान में है, ये दास नदी के तट पर है पश्चिम में। और उत्तर में मांडा जो अखनूर जिले, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और दक्षिण पूर्व स्थल है दायमाबाद जो परवरा नदी के तट पर स्थित है, इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पाया गया था। इस तरह से सिंधु सभ्यता का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो उत्तर में चिनाब नदी, उत्तर में यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे महाराष्ट्र तक की, और इधर उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। तो इस तरह से जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 1600 किलोमीटर है ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपकी 1400 किलोमीटर है यहाँ तक की। तो इस पूरे एरिया का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब इस सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है एरिया की? तो ये यहाँ से जगह इसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे तो ये बन जाएगा आपका त्रिभुज। ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका त्रिभुज। तो सिंधु सभ्यता की जो आकृति, अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है, तो हम कहेंगे ये कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसे कहेंगे? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरह से। सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर ये नहीं आता कहेंगे 13 लाख लिख देते हैं सीधे सीधे, लेकिन सही आपका ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर ये विकल्प नहीं तो 13 लाख भी होता है। और एक कौन कौन से स्थल कहाँ है आप इसको देख सकते हैं। और इस तरह से हमने सिंधु सभ्यता की एक क्लास डेमो रखी है। इसी तरह से आपको एक क्लास डेमो मिलती रहेंगी। फिर उसके बाद जब हम लोग रेगुलर क्लास में हम लोग आएंगे, जो जुड़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम लगातार आपको एक पूरी क्लास लेंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी है, और इस पर अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करिए। और मैं आपको 20 तारीख से लगातार जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।